करेजनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, किसी को थप्पड़ लगा दिए, किसी से गाली गलौज कर लिए। करेजियस होने का मतलब है जब कोर्ट आपके ऊपर चढ़ के बात करेगी, अपोनेंट आपको दबाने की कोशिश करेगी, उस समय आपकी करेजनेस दिखना चाहिए आपके नॉलेज से, और नॉलेज जो है आपकी वो शार्प होनी चाहिए। ये नहीं है जो कोर्ट के सामने हम 482 की बात कर रहे हैं। आप लोग को आइडिया है 482 क्या चीज है? सीआरपीसी ऑलमोस्ट आप लोगों ने सीपीसी सीआरपीसी पढ़ा होगा। 482 के बारे में कुछ आइडिया है? इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर क्यों दिया गया है? आप देखेंगे जो लॉ के सिस्टम में बहुत सारे फ्लो देखी गई है। बहुत सारे आप चलते फिरते लोग बोल देंगे कि मैं एफआईआर करा दूंगा, 10,000 खर्च करेंगे, कहीं कुछ कंप्लेन आपके अगेंस्ट में दर्ज हो जाएगी। 482 के अंदर में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर दिया गया है, जो सीआरपीसी में यदि प्रोसीजरल एस्पेक्ट से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काफी समय लग जाएगी। सपोज दैट आपको एफआईआर क्वाशिंग करनी है, एफआईआर क्वाश करने के लिए कहीं नहीं कही गई है। एफआईआर तो हमारे ऊपर झूठा हो गया, बाद में मालूम चला ये एफआईआर जो है गलत है, तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे? 482 में जाना है। क्रिमिनल लॉ में कोई भी ऐसी चीज जो कहीं भी नहीं बताई गई है, तो आप एडवोकेट हैं, आप कोर्ट के अंदर चलना पड़ेगा। कोर्ट में आप किस कोर्ट में कौन सी फोरम पे चल रहे हैं? ट्रायल के सामने जाएंगे, आप ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट हैं, लेकिन आपको 482 देख करके डर लगना चालू हो जाएगा, तो वहां पे आपकी करेजनेस दिखाई देनी चाहिए कि नहीं मैं चलो मैं हाई कोर्ट को बताता हूं कि दीज आर द पॉइंट व्हिच है रिफ्लेक्टेड इन द एफआईआर इज टोटली रॉन्ग। आप कोर्ट के सामने जाएंगे, कोर्ट के सामने जज साहिब और डायरेक्टर साहब के रूप में बैठे हैं, कहेंगे जो भाई 482 में हमारे पास इनहेरेंट पावर है। ये दो चीज आप लोग प्रैक्टिकल रूप से भी नोट कर लीजिए। क्रिमिनल केस को जमीन से आसमान तक उठाने के लिए और आसमान से नीचे तक लाने के लिए दो प्रोविजन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। 482 जिसका कोई कहीं भी रास्ता नहीं होता है, किसी केस की कोई माई बाप नहीं होते हैं, कोई एडवोकेट ढंग से डील नहीं कर रहा है। 482 पे आपको कमांड होना चाहिए दोनों साइड। या तो है जो लॉयर हम कमांड कर रहे हैं कोर्ट को, या फिर वो जजेस के तरफ से, जजेस के पास भी विजडम होती है नहीं ये लॉयर जो है इनके कुछ लैकिंग है, ये प्लीड सही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हम रिलीफ दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है जो हम आपको एज आइडिया बता देते हैं, बाकी इसको एज ए थ्योरी में और बाहर में मत लीजिएगा, अपने डे टू डे लाइफ की आईओ, क्रिमिनल लॉ के लिए आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो भी केस का माई बाप होता है। वो कुछ भी लिख देगा, बेशक उसकी वर्दी उतर जाए बाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लिखेगा और उससे आप रिलीफ ले सकते हो। उसी तरह से सिविल साइड में हमारी एक इनहेरेंट जुरिडिक्शन दिया गया है। सीपीसी के कौन सी सेक्शन है? सीपीसी के अंदर में 151 के अंदर में चाहे वो सूट हो, प्लेंट हो, रिप्लाई हो, रिज्वाइंडर हो, कुछ भी कोई भी पॉइंट जो डील कर रहा है उसके लिए आपके पास ऑर्डर है, रूल है, सारे चीज को फॉलो करेंगे। जो कहीं लिखा ही नहीं गया है आप क्या करेंगे उसके लिए? तो आप बोलेंगे कि दीज आर दी माई प्रेयर्स, दीज आर माई एप्लीकेशंस कवर अंडर 151 ऑफ दी सीपीसी। 151 सीपीसी बोलते ही जज को भी समझ में आएगा और साइड में जो एडवोकेट है उनको तो जरूर समझ में आएगा कि कहीं से भी मेरी कुछ छूट रही है तो 151 में पकड़ रहा है। और 151 को सपोर्ट करता है जब आप लोग मूट करते हैं, मूट में एक अल्टरनेट प्रेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पास एनी ऑर्डर डीम्ड टू बी फिट इन प्रॉपर इन लाइट ऑफ सो एंड सो इक्विटी गुड कॉन्सेंस, सारा चीज आप लिखते हैं। तो ये दो सेक्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और कमांड होने के साथ साथ आप कोर्ट के सामने खड़े होते हैं तो आपको 3C फार्मूला हमेशा याद रहनी चाहिए। बता सकते हैं कोई आप 3C फार्मूला क्या है कोर्ट के सामने यदि हम खड़े हैं? क्योंकि आप लॉयर की क्वालिटी में हम सेकेंड टॉपिक तक आ चुके हैं, करेजनेस होनी चाहिए, लेकिन वो 3C फार्मूला होनी चाहिए। तो आप में वो जैसे बोलते हैं कि सोने पे सुहागा होने वाली बात, सोने में सुगंध आ जाए। सोने में कभी सुगंध होती है?
जब आप कोर्ट के सामने खड़े हैं तो आपको 3C फॉर्मूला नंबर 1, कन्विंस द कोर्ट। अब कैसे कन्विंस करेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप यदि कन्विंस करने के लिए थोड़ा आप डेयरिंग पर्सनालिटी दिखाइएगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्टर पास हो जाएंगे। लेकिन इस जगह मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल, फोरम, एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। स्टार्टिंग में कर्नल साहब की दहाड़ से थोड़ा हम भी डर गए थे कि क्या बात है, बच्चों के ऊपर एकदम डिसिप्लिन कर रहे हैं आर्मी वाली, तो थोड़ा हमारे अंदर भी थी। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जो इस वकालत में आने के लिए सबसे फर्स्ट एंड लास्ट एक ही फॉर्मूला है, डेडिकेशन। यदि आप इस प्रोफेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट आए हैं, कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, चलो भाई हम लॉ कर लेते हैं, उसके लिए भी एक रास्ता है, मेरे से अकेले में बाहर मिल लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन जो बंदे जिनको लाइफ में डिसाइड ही किए हैं, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, जब मुझे लॉयर बनना है, भाई मुझे लॉ करनी है। लॉ करने के बाद आपको आइडिया आया होगा कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे टीचिंग करनी है, मुझे कंसल्टेंसी चलानी है, मुझे मिनिस्ट्री को ज्वाइन करना है। लेकिन जिन लोगों ने सोच के आए होंगे कि मुझे लॉयर बनना है, तो 3C फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। कन्विंस द कोर्ट। आपके अंदर नॉलेज इतनी होनी चाहिए जो आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। जब मैं सारा चीज बता दूंगा, मैं उसके 5 मिनट, इंटर्नशिप इज ओनली फॉर 5 मिनट्स। कन्विंसिंग द कोर्ट मीन्स आप फैक्ट पे जरूर, कन्विंसिंग द कोर्ट में आपके ऊपर फैक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अपने आप को कैसे एलोबरेट करनी है कोर्ट के सामने, कौन सी बात पहले बोलनी है, कौन सी बात में बोलनी है। आप यदि कोर्ट के सामने गए और ब्रह्मास्त्र आ दिए, आपके सबसे सॉलिड पॉइंट है वही आपने पहले राउंड में बोल दिया, तो आप तो गए। यदि जज घर से फिर आपको बाहर बोलेगा कि साहब आपने गलत बात बोला, पहले आपको ये बोलना चाहिए, तो हमारी बेइज्जती है। तो कन्विंस द कोर्ट, यदि कोर्ट को आपको कन्विंसिंग करने की पावर तगड़ी है तो आपके क्लाइंट 2 मिनट में साइलेंट रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। सपोज दैट फॉर्मूला नंबर 2, आप रात में किसी पार्टी से होके आए, ब्रीफ पे तैयारी नहीं की है, फैक्ट्स पे कमांड नहीं है, क्लाइंट भी मोटी रकम देके बैठा हुआ है और आपको कोर्ट के सामने चलनी है। आप क्या करेंगे? आधे घंटे में तो फैक्ट्स पे कमांड नहीं कर सकते, थोड़ा प्रिपरेशन नहीं है। अब जब कोर्ट के अंदर चलेंगे तो आपको कोर्ट को कंफ्यूज करना है। सिंपल सी रोहिणी कोर्ट के सामने हम खड़े हैं, लेकिन हम द्वारिका के जज के जो साइटेशन है, जस्ट लास्ट वीक कुछ बात सुनी होगी, कोई जजमेंट आया होगा, वो उनको सुना करके 2 घंटे हम उनको पका देंगे, एक डेट मिल जाएगी। क्लाइंट को बोलेंगे 2-8 घंटा हमने किए, कोर्ट तो अगले डेट में हमारे फेवर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूज द कोर्ट। या रोहिणी कोर्ट में बैठे हैं, हम एक जजमेंट लेकर के जज साहब को हम अपनी रेशियो बता रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना। आप ये बताएंगे कि दिल्ली की मैटर है क्या पटना की हाई कोर्ट जिसका जजमेंट है यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है? यहाँ 2 ऑप्शन है। यदि जज साहब यदि प्रूडेंशियल जज होंगे, विजडम वाले होंगे, नॉलेज ऑफ लॉ होगी, तो कहेंगे ठीक है हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। यदि जज के अंदर एरोगेंस झलक रहा होगा कि ये तो मुझे पूरी टारगेट, पूरी पॉइंट पे बहस ही नहीं कर रहा है, इसकी बात मैं क्यों सुनूंगा, डिसमिस। आप कंफ्यूज तो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो डिसमिस करने जा रहा है, फिर से आप बोलेंगे माय लॉर्ड, द रिलेवेंट जजमेंट है जस्ट प्रोनाउंस लास्ट वीक बाय द दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। फिर सोचेगा कि पटना वाली बात में तो चलो इसको हमने डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले पे हम मान लेते हैं। फिर आप उनको फैक्ट्स बताएंगे। फैक्ट्स क्या होता है? जो ऑलरेडी जजमेंट के कवर नोट्स में, हेड नोट्स में दिया होता है, उतने में वो जज साहब देखेगा कि मुझे घुमा रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम अगली डेट में देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 3, करप्ट द कोर्ट। पहला कन्विंस द कोर्ट, कंफ्यूज द कोर्ट। लॉयर के लिए टेक्निक है करप्ट द कोर्ट।
अब करप्ट कैसे करेंगे? जज साहब की क्या डिजायर है, क्या डिमांडेड है, वो साइकोलॉजी आपको देखनी है। क्या इनको कहीं कुछ बतानी है, क्या करनी है, वो सारे चीज जो होते हैं। लेकिन तीसरा फॉर्मूला जो है, कभी एक लॉयर की डे बाय डे एक्टिविटी में व्यक्तिगत होनी चाहिए। इसको पब्लिकली कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं नहीं बताते हैं। तो हम टारगेट रखते हैं एडवोकेसी में दो ही चीज, पहले कन्विंस करें, सेकेंड चीज है उनको यदि नहीं आप समझा पा रहे हैं तो उनको हम कंफ्यूज करें, जिससे अगली स्टेप पे चलेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट पहला फॉर्मूला जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, इसके कोई अल्टरनेट नहीं है। आप यदि कोर्ट को गए और कन्विंस कर दिया तो कोर्ट आपको पीछे नहीं हटेगी, आपको दूसरे तीसरे चौथे पंचवें पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इस जगह आपसे व्यक्तिगत यही अनुरोध है, ये कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग पावर आपके लॉ की नॉलेज से आएगी। लॉ की नॉलेज आ गई तो फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में जो किताबी जो ज्ञान है, किताब की नॉलेज है, वो उसमें और प्रैक्टिकल में काफी अंतर है। एग्जाम्पल, हम बिल बनाते हैं, वसीयतनामा तैयार करते हैं, 2 पेज का काम है वो, लेकिन जब आप उसको प्रोवेट कराने चलेंगे तो उनकी बहुत सारी बारीकियां होगी जो आपको एज ए प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलेगा। तो 3C फार्मूला को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। लेकिन नंबर 1 फार्मूला, द कन्विंसिंग पावर ऑफ द कोर्ट जो है फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट है एडवोकेसी के लिए, और आप उस पे ही फोकस रहें। इसके बाद आपने देखा डिक्लेरेटनेस होनी चाहिए। इंडस्ट्रियस लॉयर के अंदर में, लॉ स्टूडेंट के अंदर में इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह इंडस्ट्रियस होनी चाहिए। इसमें क्या है, आपको नॉलेज पे पकड़ रखनी है, डे बाय डे की मैगजीन, जर्नल्स, इन सारे चीज पे अपडेट होना है, उसको यूज करनी है। इलोक्वेंस क्वालिटी होनी चाहिए। कभी ऐसा ये नहीं है जो हम कोर्ट के अंदर में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं क्लिप्सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सटीक बात बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रेयर नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अपील में आर्गू कर रहे थे कोलकाता में, बिहार साइड से। उस समय बिहार का जुरिडिक्शन कोलकाता होता था, तो उन्होंने एक ही ग्राउंड लिया था, the only grounds so and so taken which is not considered by the trial court। कोलकाता में जब वो बहस कर रहे थे तो उनके सारे बंगाली या ब्रिटिश जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने कौन सी एक ग्राउंड ले लिया, एक ग्राउंड से तो आपकी काम नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही ग्राउंड जो है सॉलिड ग्राउंड है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसी ग्राउंड के यूज करते हुए उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट की जो डिग्री थी उसको रिवर्स करा दिया। केपी मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, जब भी वो क्रिमिनल अपील और डिवीजन पे होते हैं, खास करके अपील में, तो वो एक ही लाइन लिखते हैं कि बिलो कोर्ट ट्रायल कोर्ट हैज नॉट कंसीडर्ड इंटायर फैक्टम ऑफ द केसेस। अब आप क्या कहेंगे, फैक्ट कौन सी कंसीडर की, लॉ कौन सा किया, चार्ज क्या बना नहीं बना। जब वो कोर्ट में खड़े होते हैं तो फिर वही फार्मूला नंबर 1 पे वो फोकस होते हैं। 2 चीज को भूल जाइएगा, कंफ्यूजिंग, करप्टिंग, ये सब चीज जो है लाइफ में आनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इस कॉलेज के दायरे से बाहर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, और उस दिन जब आपको दिखाई देगा तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ वर्कशॉप लगी थी लेकिन उसमें सब डिस्कशन नहीं हुआ। ये सब चीज पे भी नजर रखनी है, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द बॉक्स। तो कामता प्रसाद, केपी मिश्रा यही बोलते हैं कि बिलो कोर्ट हैज नॉट कंसीडर्ड द एंटायर फैक्टम, अब उसके ऊपर वो रिवर्स कराते हैं। अब उनसे एक बार पूछी गई कि सर आपने ये तो पूरी ग्राउंड लेते नहीं है अपील के अंदर में, अपील तो सबसे बड़ी क्रूशियल फाइल होता है हाई कोर्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ग्राउंड तो जो ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट है, फैक्ट्स है, एक डिवीट है, उसी से हम लेंगे। वो सारा फाइल अपील में उठ के आएगा, मैं बहस करके तुम्हारा फेवरेबल ऑर्डर करा दूंगा। तो इसको बोलते हैं इलोक्वेंस। लॉयर के अंदर में बीट कैपेसिटी होनी चाहिए, WIT। इसका माने ये है जो आपके अंदर शार्पनेस भी होनी चाहिए। आप जब किसी भी चीज को बोलते हैं तो बात पटता होनी चाहिए, हाजिर जवाबी। जज साहब यदि कुछ पूछ रहे हैं, आपको अपोनेंट ने कोई सवाल
जज के सामने यदि रख दिया और आपको लग रहा है कि गलत है तो क्विक आंसर देनी चाहिए। ये नहीं है कि वो उसको डायरेक्ट आंसर लगा करके इनडायरेक्ट में हम समझा रहे हैं। आप याद रखेंगे जो लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं कोर्ट में वो लंबा नहीं चलते हैं। आप क्लास में भी आप यदि सवाल करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सॉलिड पॉइंट बात करनी है, ये मेरा एक पॉइंट है। आप देखेंगे जो सॉलिड बात करता है, टू दी पॉइंट बात करता है, उसके पास ये सारे आंसर अवेलेबल होते हैं। तो करेक्टनेस भी होनी चाहिए। फेलोशिप आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन फेलोशिप का मतलब ये है जब हम कोर्ट के अंदर में जा रहे हैं तो हमें अपने अपोनेंट के जो लॉयर होते हैं उनके ऊपर भी एज ए ब्रदरहुड की तरह बिहेव करनी है। कोर्ट में जो हम चलेंगे, कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, पॉइंट को रखेंगे, आर्गू करेंगे, इतना हम साउट करेंगे तो लगेगा कि भाई अब तो हमारी 2 मिनट में इनसे फाइट होने वाली है। लेकिन फिर हम बाहर चलते हैं, बाहर में बैठते हैं, उनसे कोई भी दोस्ती है, फेलोशिप है, ब्रदरहुड वाली बात है, उस जगह अपने को बिगाड़ते नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो मेरा जो बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, आपको तो कोर्ट तक ही रहना चाहिए, घर तक, अपनी बिरादरी में, सोसाइटी के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज को आप ध्यान जरूर रखेंगे। लेकिन इस जगह एक पॉइंट आप जरूर नोट करें, क्लाइंट आता है, क्लाइंट आते हैं, आप कोर्ट की तरफ बहस करेंगे, दोनों तरफ से अपोनेंट भी जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, क्लाइंट भी है, फाइलें भी है, बहस भी तगड़ी हो रही है, आप एडवोकेट के अगले अपोजिट पार्टी से फाइट भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये जरूर चीज ध्यान रखना, जब क्लाइंट हो तो जब हम कोर्ट के बाहर निकलेंगे तो अपोजिट साइड के लॉयर से बातें नहीं करनी है। नंबर 1, वो आपको ऑफर करेंगे, क्या आप भी ऐसे ऑफर मत करना, चाय पी लीजिए। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव जो इफेक्ट पहुंचता है, जो थॉट चेंज होती है, वो क्लाइंट का होता है। क्लाइंट ये सोचती है, क्योंकि मैं आपको, हमने कई सारे मुकदमे जब ये सब किए, सीनियर ने हमें बताया नहीं, हम रजिस्टर लॉ यूनिवर्सिटी से थे, तो वहाँ भी प्रोफेसर जयसवाल, रणवीर सिंह वगैरह सर आते थे, लेकिन चूड़ी पता के जाते थे। तो हमने देखा कि बात क्या होता है, किसी ने अभी तक तो कही नहीं मेरा नो ऑब्जेक्शन फाइल का हो रहा है। बाद में किसी बुजुर्ग ने बताया, जो मुंशी है वहाँ पे, साहब आप जब बहस करते हो तो आप चाय दोनों आप वकील क्यों पीते हो साथ में? क्लाइंट को तो लगता है मिल गया। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना लाइफ में, किसी भी रूप में, किसी भी स्टेज में, यदि क्लाइंट अपोजिट साइड आपके घर के बाहर भी गाड़ी लगाएगा, यदि आपका क्लाइंट देखेगा कि वो इनकी गाड़ी यहीं लगी हुई है, इसका माने कहीं ना कहीं दोनों में मिली भगत है, हम तो केस हार जाएंगे। पिछले सप्ताह की बात बता रहा हूँ, टाटा, वन साइड टाटा ग्रुप है, अनदर साइड में हमारे साथ एक और जमशेदपुर के पार्टी है जो आया है कोर्ट में, और उनको ये लग रहा है कि उनके वकील को टाटा वाले वकीलों ने मैनेज कर लिया। क्यों? क्योंकि टाटा हेवी पेइंग स्केल पे एडवोकेट को रखे हुए है, उसको कहीं उसने देखा हुआ है बातचीत करते हुए, सोशल मीडिया में दोनों का फोटो देख रहा है। अब उस क्लाइंट को दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा लॉयर टाटा के साथ चला गया। नौबत इतनी आ गई है तो वो नो ऑब्जेक्शन कराने जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं नहीं सर, ये फेलोशिप ब्रदरहुड वाली बात है, कहीं से फोटो आ गई होगी। तो ये जगह, ये जो छोटी सी थीन वायर्ड है ना, इस पे आप जरूर निगाहें रखिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किलों में पड़ सकते हैं। एक लॉयर को जजमेंटल एंड जजमेंट पे पकड़ होनी चाहिए। 20 पे केशवानंद भारती केस है आपके सामने, सभी लोगों ने पढ़े होंगे, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। लेकिन आपने देखा होगा इसकी ओरिजिन कहां से हुई है? 1950 की पकैला नारायण स्वामी, वेदर द प्रियम्बल लीजिए, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, फॉलोड बाय शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, देन केशवानंद भारती। लेकिन केशवानंद भारती वहीं पे रुकी हुई नहीं है। तो आप ये जो जजमेंटल होनी चाहिए, जजमेंट पे पकड़ होनी चाहिए, एक लॉयर सकते हैं। 3C फार्मूला हमने बता दिया, 3C फार्मूला के बल पे आप अपने आप को डेवलप करिए, और हमेशा याद रखिए ऑनेस्टी। बहुत सभी जगह लोगों ने कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो सिंपल सी बात नहीं है। ऑनेस्ट होना आज के दिन में बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को ऑनेस्ट नहीं रख पाएंगे। ऑनेस्ट अपने आंखों के सामने, अपने इंडिविजुअल लाइफ में कैसे ऑनेस्ट रहनी है? आपको बोला गया है 2 रोटी खानी है, 2 चपाती खानी है, वहां तो मन कर रहा है हम 2 गुलाब जामुन भी खा लेंगे।
हेल्थ के लिए आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए जब आप कोर्ट के तरफ चलेंगे तो आपके साथ एक ड्यूटी डेवलप होती है। ड्यूटी किसके प्रति? कोर्ट के प्रति। नंबर 1, कोर्ट है तो हम लोग हैं, कोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि कोर्ट में जब जज बैठे होते हैं, आप जब किसी दिन मूड में बैठ करके अपने आप को कहीं डेमो देकर देखिए, जब आप जज के चेयर पे बैठेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगा कि मैं तो जज हूँ। और रियल में उनमें पायस कैरेक्टर होती है। पायस कैरेक्टर के बाद उनके पास इनहेरेंट पावर होता है, वही 482, 151 CRPC। हम तो बिलीव करते हैं ना, लेकिन उनके पास होता है। आप मान लीजिए शर्मा मैम कोर्ट के में पहुंचे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है एप्लीकेशन के अंदर। इनको क्या मांगना है? इंजंक्शन मांगना है, मॉडिफिकेशन मांगना है, क्लैरिफिकेशन मांगना है, डिक्लेरेशन मांगना है। लेकिन वो जज देख रहा है कि नहीं, हमारे पास आज पावर है 151, हम इनको जो मांग रही है मैं समझ गया हूँ, मैं इनको दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, इनको कोई पोस्ट नहीं हटाएगा। शी इज राइट नाउ डायरेक्टर ऑफ दिस लॉ सेंटर। तो ये 151 के अंदर जो पावर है, लेकिन फिर उसको तोड़ है, बहुत सारे प्रॉपर चैनल गए नहीं, कैट गए नहीं, हाई कोर्ट गए नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो जज के जब लेवल पे आप बैठेंगे तो बिहेव एज ए जज। तो कोर्ट के अंदर में कोर्ट के प्रति ड्यूटी हमारी हो गई, बायस ड्यूटी होनी चाहिए। अब हमारी क्लाइंट के प्रति ड्यूटी है। एक क्लाइंट आया, आपको सारा स्टोरी, सारा फैक्ट बता दिया, वो अपनी नेगेटिव पॉइंट भी बता दी। आपको मालूम है कि ये इसके 20,000 पॉइंट को हम यदि किसी और से शेयर करेंगे केस टूट कर जाएगा। उसने बहुत सारी अपनी बातें बता दी। एविडेंस में आपने पढ़ा होगा 126 पढ़े? एविडेंस हो गई। एविडेंस में सेक्शन 126 में बोला गया है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो एक क्लाइंट एक लॉयर से जो भी शेयर करता है, वो दैट नॉट सपोज टू बी गो आउटसाइड एनीबॉडी अनलेस अनटिल जो है उनके बेनिफिट में यूज हो, तो उसको हम बता नहीं सकते किसी को। तो क्लाइंट के प्रति मेरी ड्यूटी है कि भैया जो भी कम्युनिकेशन है प्रिविलेज रहेगा, हम इसको कहीं शेयर नहीं करेंगे। क्लाइंट से डिस्कशन करते करते उसकी प्रॉपर्टी की झगड़ा होता है, मैं बोलता हूँ कि 3 फ्लैट तुमको मैं दिला दूंगा, 1 फ्लैट मेरे को दिला देना। ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ये प्रॉपर चीज नहीं है। उसके क्लाइंट के प्रति मेरी ड्यूटी है, दीज आर माय टर्म एंड कंडीशन, दीज आर माय फी स्ट्रक्चर, आप दीजिए और कोर्ट की तरफ बढ़िए। ड्यूटी टुवर्ड द अपोनेंट, जब आप कोर्ट के समय एड्रेस कर रहे हैं, आपकी अपोनेंट कुछ बोल रहा है, वो भी कोर्ट को एड्रेस कर रहा है, तो आप उसके ऊपर साउट मत होइए, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो भी अपनी बात जज साहब को रख ले। ड्यूटी टुवर्ड्स द फैमिली, लिटिगेशन में सब होता क्या है कि लॉयर्स जो है ना भूल जाते हैं फैमिली की ड्यूटी। फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं, शादी होने के बाद आपकी खुद की फैमिली होगी, बच्चे होंगे, लोग भूल जाते हैं नहीं, मॉर्निंग उठे कोर्ट की तरफ गए, शाम हुआ कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। तो आपको इस चीज में खुद को टाइम निकालना है, अदरवाइज क्या होगा 10 साल 15 साल में आप लीगल प्रोफेशन से बाहर हो जाएंगे। ड्यूटी टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है? सोसाइटी के प्रति हमारी ड्यूटी है, जो भी कुछ गलत हो रही है यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे, आप जैसे लॉ स्टूडेंट फ्यूचर के लॉयर हैं नहीं उठाएंगे तो कौन उठावेगा? तो इसलिए आपको अपनी सोसाइटी के प्रति भी ड्यूटी रखनी है। जब लॉयर बनेंगे आप तो बार काउंसिल के हमारी नॉर्म्स हैं, उसके तहत लीगल एजुकेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे सही कैसे करनी है। तो फॉर एंड फॉरमोस्ट जो आपको मेन यहाँ पे कही गई है कि आपको ये सारे जो कॉन्फिडेंस देगा वो आपको नॉलेज देगा। नॉलेज को जब आप यूज करेंगे कोर्ट के अंदर में, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना हो, यदि आप इस ड्यूरिंग दी स्टडी आवर सेमेस्टर 1 to 10 यदि आप पढ़ाई में कुछ स्टडी में कमजोरी करते हैं तो आपको कोर्ट में झलक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जितना हो जैसे भी हो आप इसको स्टडी करिए
क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो अलग है, वहाँ पे किताबें नहीं चलते हैं। आपने जितना भी सेक्शन पढ़ा होगा, जो भी आर्टिकलें पढ़ी होगी, वो सारे यूज नहीं होते हैं कोर्ट के अंदर में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मात्र 3 आर्टिकल के ऊपर ध्यान लगानी है, टारगेट करनी है। आर्टिकल 21, जिसका कहीं भी आंसर नहीं है, 21 को आप फॉलो करेंगे। 21 के थ्रू ही 226 में रीट में जाएंगे, 32 में रीट में जाएंगे। 226 का जुरिडिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। बाकी वो सारे चीज है वो आपके शार्पनेस, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस पे निर्भर करेगा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ अपने आप में चैप्टर है। आपको हर चीज की बारीकी के ऊपर ध्यान रखना है, जो कोर्ट में किस रूप में कैसे अपने आप को यूज करना है, अपोनेंट का कितना ध्यान रखना है, क्लाइंट का कैसे। आप देखेंगे उनके तो इर्द गिर्द रहने वाले मुंशियों के पास फ्लैट है, उनके कर्मचारियों के पास फ्लैट है, कोई भी लाख रुपए के नीचे में सैलरी में नहीं है। ऑनेस्टी उन्होंने रखी है, हार्ड वर्क किया है, करेजनेस दिखाया है। जब बोल्डनेस के साथ कोर्ट में खड़ा होना है तो होना है। और ये सारे चीज निर्भर करते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग मीन्स आप किताबें पढ़िए वो नहीं है। हार्ड वर्क आपका इंक्लूड करता है मॉर्निंग लाइफ से इवनिंग लाइफ तक। मॉर्निंग में आप उठ करके अपने आप को डेली रूटीन को कैसे फॉलो अप करते हैं, फिर अपने आप को फिजिकली फिटनेस कितने रखते हैं, फिर आप कोर्ट की तरफ कैसे प्रोसीड करते हैं। स्टार्टिंग में ही आप भागने के चक्कर में रह जाएंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। 2 सवाल क्या उसका आंसर ही है जो आप ही लोग दोगे। जब मैं आपके पास आया हूँ एज ए जूनियर, आपको मैं पूछ रहा हूँ व्हाट शुड बी माय टाइमिंग। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाए। व्हाट शुड बी माय टाइमिंग एंड व्हाट अबाउट माय फी। लीगल प्रोफेशन में इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये सारे आपके हार्ड वर्क पे निर्भर करता है, जब आप कितने हार्ड वर्क करते हैं। और जैसे जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे आपकी फी ऑटोमेटिक पैसे आपके पास आना चालू हो जाएगा। हार्ड वर्क इंक्लूड योर शार्पनेस। आप बातें को कितने जल्दी समझ लेते हैं। मालूम हुआ कि आपके मॉर्निंग में ग्रैंड पेटिशन दी गई है और शाम तक आप इसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्लाइंट को आपको छोड़ के चला जाएगा। हमारे पास अभी टॉपिक दिया गया है जो स्टैंप ड्यूटी को आपको बतानी है, कोर्ट फी को बतानी है, इंटर्नशिप को बतानी है। कोर्ट फी जो है स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, याद रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम सारे कोर्ट फी को एक्सप्लेन करेंगे तो जैसे मैथमेटिक्स में लॉग टेबल होता है ना, उस तरह से टेबल है। एग्जाम्पल 5 लाख से नीचे कंज्यूमर फोरम के अंदर में कोई कोर्ट फी नहीं लगता है। कोर्ट फी का देने का जो मोड है वो नोट कर लीजिए। पहला नॉन जुडिशियल स्टैंप, सेकेंड चीज है रेवेन्यू स्टैंप, थर्ड चीज है पोस्टल ऑर्डर। कोर्ट में ऑनलाइन पेमेंट जो अभी नया डेवलप हुआ है, उसमें कहीं से कोई सिर्फ बार कोड होते हैं, बाकी आप कोर्ट को मालूम चलेगा हमने पे की। अब कोर्ट फी स्टैंप एंड नॉन जुडिशियल स्टैंप एंड नॉन जुडिशियल स्टैंप बता सकते हैं आप लोग? जुडिशियल स्टैंप होते हैं जो कोर्ट फी को ही हम बोलते हैं, और नॉन जुडिशियल स्टैंप जो होते हैं जिनको आप जिसपे आप सेल डीड वगैरह कराते हैं, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, कन्वेंस डीड, जो जितने भी डीड बनते हैं वो स्टैंप पे बनते हैं। और स्टैंप पे दिल्ली के अंदर में या इंटायर स्टेट के अंदर में कॉमन ही फार्मूला है जो इतने फी लगेंगे। यदि कोई भी स्टैंप यदि पे कर की जाती है महिला के नाम से, लेडीज के नाम से, 4% प्लस हुआ है, याद रखिएगा। 4% मीन्स जो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके 4% उनको स्टैंप के रूप में देना होगा। 1% सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको रजिस्ट्रेशन हम चार्ज बोलते हैं। फिर आप यदि ज्वाइंट करते हैं, जहाँ वाइफ हस्बैंड साथ में जाकर के डीड लेते हैं, कन्वेंस डीड लेते हैं, सेल करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, तो वहाँ पे आपको 5+1 लगेंगे, फार्मूला वही है।
और जो मेल सिर्फ अपने नाम पे फ्लैट लेते हैं, डीड लेते हैं, कुछ भी करते हैं, माने ट्रांसफर को प्रॉपर्टी से लेते हैं, तो उनको 6% + 1 देना। तो ये आपकी कोर्ट फी की पूरी स्ट्रक्चर है। जहां तक मैम ने एक कोर्ट फी है, उसके बाद आप कोर्ट फी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो समरी सूट, मनी सूट, ऑल काइंड ऑफ डेक्लेरेटरी सूट, फार्मूला है वहां पे जो भैया लॉग टेबल है, मिनिमम उसमें 2 रुपए का कोर्ट फी लगाना ही है, याद रखिएगा। कैलकुलेशन कोर्ट करके देगी, कोर्ट की रजिस्ट्री करके देगी कि इसमें 1 लाख लगेंगे, 50,000 लगेंगे, दी जाती वैल्यू, लेकिन आप उसमें 2 रुपए लगानी है। ट्रायल के अंदर में जो भी एप्लीकेशन फाइल होते हैं, यदि पार्टी एक्यूज जेल के अंदर है तो 1 रुपए भी कोर्ट फी नहीं देनी है। यदि वो जेल से बाहर है तो 1 रुपए 75 पैसे पड़ते हैं एक एप्लीकेशन पे, लेकिन उसको 2 रुपए देना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपए 75 पैसे का कोर्ट फी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद इसमें एक आता है वेलफेयर स्टैम्प, जो हर एक वकालत पे एक लॉयर को पे करनी होती है। अर्लियर ये 10 रुपए होते थे, आज के दिन में दिल्ली के अंदर में 25 रुपीज है। प्लस में हर लोकल बार एसोसिएशन जो ट्रायल कोर्ट के स्तर पे काम करती है इंडिया के अंदर में, उनकी एक अलग से फी होती है। 50 रुपीज से लेकर के 500 तक वो वैल्यू होते हैं। तो ये सब तमाम कैटेगरी ऑफ फी है जिसपे आपको ध्यान रखना है। और ये ऑटोमेटिक के जब कोर्ट के तरफ चलेंगे तो आपको वहाँ स्टाफ बता ही देंगे कि इसमें इतना आप लगा लीजिए। वहाँ स्टाफ बैठे होते हैं, रिसेप्शन पे काउंटर होते हैं, मैं क्या फी जो है सही दिया हूँ या गलत दिया हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा, जो खास करके सिविल जुरिडिक्शन में केस 3 पॉइंट पे टर्न करता है। जुरिडिक्शन में यदि आप सही से नहीं कर पाए हैं, सही से करेक्ट फोरम को अप्रोच नहीं किए हैं, आपका कोर्ट जो है कंज्यूमर फोरम में जाने वाला है, आप सिविल जज के सामने हैं, तो इस चीज पे आपका मुकदमा खारिज हो सकता है। इस पे भी केयरफुल होना चाहिए। सेकेंड चीज है लिमिटेशन। लिमिटेशन की भी दी गई है, जो अप टू 3 ईयर तक जो कॉज ऑफ एक्शन से आप सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक जज यदि उसे डिसिप्लिन दिखानी है तो 1 दिन का भी डिले पे आपको जो है जिसमें